गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, इसलिए आप समय का सदुपयोग करिए, निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान हर वर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो राइट आंसर होगा 30 मार्च। 30 मार्च को हर वर्ष राजस्थान अपना फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। राज्य को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था और राजस्थान अस्तित्व में आया और 30 मार्च 1949 को इसे मान्यता दी गई। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि राजस्थान क्यों अपना फाउंडेशन डे 30 मार्च को ही सेलिब्रेट करता है, क्योंकि इसी दिन राजस्थान का अस्तित्व आया था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का अस्तित्व में आया और इसी के दौरान राजस्थान अपना फाउंडेशन डे के रूप में हर वर्ष 30 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले राजस्थान अपने राज्य को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट्स को कवर करके चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में 900 वर्ष पुराना चालुक्य शिलालेख कहां खोजा गया है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में 900 साल पुराना ओल्ड चालुक्य इंस्क्रिप्शंस को खोजा गया है, जो कहां पे लोकेटेड है? तेलंगाना में। तो इसके भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर चलते हैं कि ये जो तेलंगाना में चालुक्य शिलालेख को खोजा गया है वो कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जडचेड़ला मंडल के एक मंदिर शहर गंगापुरम में पूरी तरह से उपेक्षा की स्थिति में खोजा गया। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि 900 साल पुराना ओल्ड चालुक्य इंस्क्रिप्शंस को खोजा गया, जो किस स्टेट से बिलोंग रखता है? तेलंगाना से। ये जो 900 साल पुराना चालुक्य इंस्क्रिप्शन किस वंश से बिलोंग रखता था? तो कल्याण चालुक्य राजवंश से बिलोंग रखता था। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रख के चलने होंगे कि ये जो चालुक्य इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख जो 900 साल पुराना है, ये कन्नड़ शिलालेख में लिखा गया था और किस जिले में मिले थे? तो महबूब नगर। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। और इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल को बनाया गया है। कहां पे? तो राजस्थान में। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ओम शेप्ड टेम्पल को कहां पे बनाया गया, तो राजस्थान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अदानी समूह ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहां किया है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात में हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टैब्लिश की गई। कहां पे? तो गुजरात में। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल साइट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कहां पे एस्टैब्लिश की गई? तो गुजरात में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस ज्योग्राफी में बनेंगे कि अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट सिंगल साइट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस स्टेट से बिलोंग रखती है, तो राइट आंसर है गुजरात। और किस ग्रुप के द्वारा इसे बनाया गया, उद्घाटन किया गया? तो अडानी ग्रुप के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो राइट आंसर का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई थर्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है, ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी की जाती है। और इसी के दौरान इसकी स्थापना ईयर पूछी जाएगी, तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 1972 में इसकी स्टैब्लिश की गई थी और उस दौरान इस रिपोर्ट को बनाने का सबसे मेन पर्पस था कि जो भी फूड वेस्ट होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उसको जानकारी रखने के लिए और इससे निपटारा करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिपोर्ट को जारी करने के लिए एक संगठन बनाई गई थी, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जो कब लागू की गई थी, कब स्टैब्लिश की गई थी? तो 1972 में। इसी के दौरान आपको ये भी एग्जाम में पॉइंट्स मिलते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, इसकी हेडक्वार्टर कहां पे है? तो केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है।
तो सबसे फैक्ट्स याद रखना होगा कि हाल ही में थर्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा जोश्री दास वर्मा। जोश्री दास वर्मा को हाल ही में अपॉइंट किए गए एज अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में फॉर फिक्की विमेंस ऑर्गेनाइजेशन संगठन के प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त होने वाली जोश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया। तो आपको करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में फिक्की विमेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के पद पर कौन नियुक्त हुआ है? तो जोश्री दास वर्मा जी नियुक्त हुई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा गोवा। गोवा में शुरू किया गया शिग्मोत्सव 2024 जो पूरी तरीके से वर्क करेगी पर्यटकों के लिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं फेस्टिवल से क्वेश्चंस। तो ये पूछा जाएगा कि शिग्मोत्सव फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो गोवा स्टेट का फेस्टिवल है शिग्मोत्सव जो पूरी तरीके से टूरिस्ट पर वर्क करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 30 मार्च 2024 को। 30 मार्च 2024 को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो जानते हैं कि आखिर ये जो इंटरनेशनल जीरो वेस्ट क्या है? तो इसका देखते ही वर्ड से ही सेंस ये मिलती है कि हमें पूरे इन्वायरमेंट में वेस्ट को कम करना है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिड्यूस करना है और इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 30 मार्च को, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि कोई भी वेस्टेज ना फैलाए, उसको रोका जा सके। इसीलिए इस इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जीईएम, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट भी कहते हैं, जो हमारे इंडिया का और ऑल ओवर द वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। तो इस जीईएम मतलब गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट का मतलब क्या होगा कि हमारे इंडिया के दौरान जितने भी सरकारी संस्थान में, सरकारी संगठन में वो सारे अप्लायंसेस जो डेली यूजेस होते हैं, एग्जांपल फॉर बेंचेस, स्कूल या कॉलेज में कोई भी अप्लायंसेस जो यूज होते हैं उसको गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट से ही परचेज किया जाता है। इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट है जो थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 1 अप्रैल से देश भर में भारतीय वायुसेना कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास शुरू करेगी? तो राइट आंसर होगा गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024 हाल ही में आयोजन की जा रही है इंडियन एयरफोर्स के दौरान, जो हाल ही में 10 दिन का सबसे मेगा एक्सरसाइज होगा, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में फैली जाएगी। इस एक्सरसाइज को किया जाएगा कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से इसका शुभ आरंभ हो चुका है, जो 10 दिन का एक मेगा एक्सरसाइज को किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के दौरान, जो क्या नाम है उसका? तो गगन शक्ति 2024, जो पूरे अक्रॉस द कंट्री में इस एक्सरसाइज को आयोजित की जाएगी। तो इसी के दौरान यहाँ पे आपको ये भी फैक्ट्स याद रखना होगा गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट के माध्यम से कि जो गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट है ये कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। जिस तरीके से मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट क्या है, तो ये एक ऐसा मार्केट है जो सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं का और सेवाओं की खरीद से लेकर उनकी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए इस गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट को 2016 में लाया गया था। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि जो जीईएम गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट है इसको कब लाया गया? तो 2016 में लाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और यौन समानता मंच के 59वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा सऊदी अरबिया को। सऊदी अरबिया को हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एज अ चेयरमैन के पद पर। जो 69 सेशन के चेयरमैन के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो सऊदी अरबिया को अपॉइंट किया गया है। किस पर्पस के लिए? तो यूनाइटेड नेशंस विमेंस राइट्स एंड सेक्सुअल इक्वलिटी फोरम के रूप में चेयरमैन के पद पर सऊदी अरबिया कंट्री को नियुक्त किया गया है एज अ 69 सेशंस के होल्ड करने के लिए। कि 69 सेशंस के रूप में चेयरमैन का पदभार कौन नियुक्त करेगा, कौन इसको होल्ड करके रखेगा? तो सऊदी अरबिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इराह। इराह मूवी जो हमारे भारत की
पहली एआई आधारित फिल्म को लॉन्च किया गया है। उस मूवी का नाम है इराह मूवी। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रखनी होगी कि सबसे देखिए जो भी अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं तो या फिर फर्स्ट या फिर लास्ट, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। इसको आप लोग 3 स्टार बनाकर रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कि अगर क्वेश्चंस में ये आते हैं कि इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि उस मूवी का नाम है इराह मूवी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में आईपीएल मैच के दौरान उन्होंने अपने फर्स्ट विकेट कीपर के रूप में वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है 300 कैचेस लेकर, वो भी टी20 क्रिकेट के फॉर्मेट में। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि वो पहले विकेट कीपर कौन है जिन्होंने अपना 300 कैचेस को पूरा किया है टी20 फॉर्मेट में। तो राइट आंसर होगा हमारे महेंद्र सिंह धोनी, जो फॉर्मर इंडियन के कैप्टन भी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ मेंस कैटेगरी के रूप में, जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित की गई। किसे? तो हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया पुरुष वर्ग के क्षेत्र में, और वो भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। किन्हें? तो हार्दिक सिंह को, जो किस गेम से बिलोंग रखते हैं? तो हॉकी से बिलोंग रखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90 स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो राइट आंसर होगा हिल्टन यंग रॉयल कमीशन के द्वारा हाल ही में 90th एस्टैब्लिशमेंट ईयर को सेलिब्रेट किया गया, जो किस कमीशन के द्वारा आरबीआई की अपॉइंटमेंट की गई थी? तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन की। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि आरबीआई के गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। किसके रिकमेंडेशन से? तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन के गठबंधन से, रिकमेंडेशन से आरबीआई की स्थापना की गई थी। और इसी के दौरान अभी हाल ही में हमारा जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो 19th एस्टैब्लिशमेंट ईयर को सेलिब्रेट कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया, जो देश की मौद्रिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन हिल्टन यंग की सिफारिश के बाद 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन, मतलब आरबीआई पूरे तरीके से ऑफिशियली रूप से वर्क करने लगी थी, लेकिन जब हिल्टन यंग रॉयल कमीशन का कमेटी बैठा गया था, इस रिकमेंडेशन में दी गई थी कि इस रिकमेंडेशन को पास किया गया था कि 1 अप्रैल 1934 को, और इसी के सिफारिश के दौरान ये बात की गई थी कि आरबीआई का गठन किया जाएगा। और पूरी तरीके से आरबीआई ऑपरेशन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को ऑपरेशनलाइज हुए हमारे इंडिया के सेंट्रलाइज्ड बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। और इसी के दौरान आरबीआई हाल ही में अपना 19th एस्टैब्लिशमेंट ईयर को भी सेलिब्रेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सांझी शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में हाल ही में सांझी क्राफ्ट मिला है, जो इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं कि सांझी क्राफ्ट क्या है। तो सांझी क्राफ्ट एक ऐसी क्राफ्ट है जो किसी भी चीज में उकेरी जाती है, और इस सांझी क्राफ्ट का पूरी तरीके से वर्क क्या होता है कि हमारी राधा रानी के प्रेम को दर्शाया जाता है इस सांझी क्राफ्ट के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बिलोंग रखता है। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के एक प्रोडक्ट को, एक क्राफ्ट को, जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम क्या है? सांझी क्राफ्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना हाल ही में मेंस डबल टाइटल में उन्होंने अपने खिताब को जीता है, और इसी के साथ उन्होंने अपना ये भी रिकॉर्ड बनाया ओल्डेस्ट प्लेयर के रूप में, जिन्होंने मेंस डबल्स के फाइनल्स में, जो हाल ही में मियामी ओपन 2024 हो रहा था, इस 2024 के दौरान टेनिस गेम में रोहन बोपन्ना जी ने अपनी जीत को हासिल की, और इसी के दौरान ये ओल्डेस्ट प्लेयर के रूप में निखरे हैं। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में 56th राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हाल ही में 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन किया गया था, और इसी के दौरान ओवरऑल विनर के रूप में महाराष्ट्र जीत कर उभरा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली
एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू हाल ही में ये पहली और एकमात्र केवल इंडियन वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक जो 2024 में आयोजन की जा रही है। और इसी के दौरान हमारी पहली और एकमात्र इंडियन वेट लिफ्टर जो इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई किया है, उनका नाम क्या है? तो मीराबाई चानू। जो किस स्टेट से बिलोंग रखती है? तो मणिपुर से ये बिलोंग रखती है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जो अवैध लोन एप्स पर अंकुश लगाने के लिए चर्चा में थी, वो किससे संबंधित रखती है? तो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जिसे हम लोग डिजिटा के नाम से जानते हैं, डिजिटा के नाम से जानते हैं, इसको लॉन्च कौन किया है? तो हमारा सेंट्रलाइज्ड बैंक आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो इसका पर्पस क्या होगा? तो इसका पर्पस ये होगा कि ये पूरे तरीके से वैसे जितने भी एप्स हैं जो अवैध लोन को प्रोवाइड करते हैं, जो साइबर क्राइम को बढ़ावा देते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटा को लाया गया जो पूरी तरीके से इस पर वर्क करेगी। और इसके साथ साथ इसका यह भी वर्क होगा कि जो वैध तरीके से लोन को प्रोवाइड करेगा उसको लाइसेंस भी प्रोवाइड करने का काम ये डिजिटा ही करेगी जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में फोनपे ने किस देश में नियो पे टर्मिनल के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरात। यूनाइटेड अरब एमिरात के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई फोनपे के द्वारा यूपीआई पेमेंट को रिसीव करने के लिए जो कहां पे वर्क करेगी? तो नियो पे टर्मिनल पर वर्क करेगी यूनाइटेड अरब एमिरात देश में। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि कोई भी हमारे इंडियन टूरिस्ट अगर यूनाइटेड अरब एमिरात में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो वहां पर कोई भी चीज को परचेज करते हैं तो नियो पे टर्मिनल के माध्यम से वो लोग फोनपे के माध्यम से यूपीआई पेमेंट में भुगतान करेंगे। जो पूरी तरीके से भुगतान किस करेंसी में होगी? तो हमारे इंडियन करेंसी में ही भुगतान होगी। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। और इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा को किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। किसे? तो जुडिथ सुमिनवा जी को। इसी के दौरान आपको यह भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकन कंट्री है। और इस अफ्रीकन कंट्री के इस जो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो जुडिथ सुमिनवा जी नियुक्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर होगा असम। असम स्टेट के बिहू ढोल को जीआई टैग से सम्मानित की गई। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि बिहू ढोल किस स्टेट से बिलोंग रखता है? तो असम स्टेट से। और इसी के दौरान इसको हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 24। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय बंदरगाह को कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा पारादीप पोर्ट को। पारादीप पोर्ट को हाल ही में 2023-24 के लिए भारतीय बंदरगाह को कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान मिला है। और इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टॉप पोजीशन पे बने हैं किस पर्पस के लिए? तो कार्गो थ्रूपुट को करने के लिए ये जो पारादीप पोर्ट है हमारे भारतीय पोर्ट, इसको टॉप पोजीशन पे रखा गया है। और इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि पारादीप पोर्ट किस स्टेट से बिलोंग रखता है? तो उड़ीसा स्टेट से ये बिलोंग रखता है। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की क्वेश्चन नंबर 25 में, जो ये लास्ट क्वेश्चन होगी। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो राइट आंसर का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई वन व्हीकल वन फास्टैग रूल, जो पूरी तरीके से वर्क करेगी कि एक वाहन और एक फास्टैग नियम को बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसको ये था कि पूरी तरीके से इस पर जो अवैध हो रहे थे, एक ही फास्टैग से बहुत सारे यूज हो रहे थे, तो उसको रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाया गया कि आपके एक व्हीकल में मात्र एक ही फास्टैग होगा जो वर्क करेगा। पहले क्या होता था कि एक फास्टैग से 2-3 वर्क को यूज किया जाता था, 2-3 व्हीकल्स को यूज कर लिया जाता था। और अब इसको रोकने के लिए, इससे होने वाले क्राइम को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया कि अब वन व्हीकल वन फास्टैग रूल को लाया जाएगा, जो पूरी तरीके से हमारे क्राइम को रोकेगी। और इसके दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखते हैं कि ये जो फास्टैग क्या है, तो फास्टैग पूरी तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव पर वर्क करती है। जिस तरीके से हम लोग अपने व्हीकल को, फोर व्हीलर को क्रॉस करते हैं टोल टैक्स के माध्यम से, तो हमारे फोर व्हीलर के फ्रंट शील्ड पर
एक फास्टैग करके क्यूआर कोड को चिपका दिया जाता है और जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के माध्यम से उस क्यूआर कोड से हमारे पेमेंट को डेबिट कर लिया जाता है और इस तरीके से हमारे टाइम का बहुत तरीके से मैनेजमेंट होता है। इसी मैनेजमेंट को रोकने के लिए फास्टैग को लाया गया था और इस फास्टैग का दुरुपयोग हो रहा था। इसी के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग रूल को लाया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।